हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और DSA इन हिंदी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स के बारे में। और जब बात आती है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स की तो आपने सुना होगा बिग ओ नोटेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी एल्गोरिदम का कोड देखकर या फिर किसी भी एल्गोरिदम के कंसेप्ट को या उसके सूडो कोड को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितना एफिशिएंट एल्गोरिदम है। अब एक चीज़ समझनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भी एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के हमेशा एक से ज़्यादा मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एक ही मेथड अवेलेबल है तो वहाँ पर एफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए आप एक कार परचेज करने जा रहे हैं और दुनिया में एक ही कार एग्जिस्ट करती है, तो आप वहाँ पर कुछ कंपैरिजन ही नहीं बचता है। आपको वही कार खरीदनी होगी, तो डिसीजन बन जाता है बहुत ही ज़्यादा बाइनरी डिसीजन कि या तो आप परचेज करिए या फिर आप परचेज ना करिए। सिमिलरली एल्गोरिदम्स के केस में अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही आपको एल्गोरिदम गिवन है तो वहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता कि चाहे कितना भी टाइम लग रहा हो। हालांकि एफिशिएंसी हम फिर भी काउंट कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखिए कि कंपैरिजन यहाँ पर है जो कि बेस है किसी भी मेजरमेंट का। हम जब भी कोई मेजरमेंट करने जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ हम कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कि जब अभी हमने कार को चूज़ करने का एग्जांपल देखा, तो जब भी आप कोई कार खरीदने जाएंगे तो आप हमेशा कुछ अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको माइंड में रखेंगे। फॉर एग्जांपल कि किसी कार की माइलेज कितनी है, किसी कार का पिकअप कितना है। हालांकि हर किसी ह्यूमन बीइंग के या हर किसी जो कस्टमर है उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज हमेशा रहेंगे। तो जब भी हमें किसी चीज़ को मेजर करना होता है उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया हम लेकर चलते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब बारी आती है किसी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करने की, तब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जी हाँ, बिल्कुल। एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताती है कि वो कितना एफिशिएंट है या फिर कितना एफिशिएंट नहीं है। ये डायग्राम के ऊपर अभी मत चाहिए, इसको मैं वीडियो को एंड करने से पहले इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगा मैं आपसे। तो अब बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी आखिर है क्या। क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना मेरा कोई भी एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम ले रहा है क्या वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है? वेल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर मेरे मशीन पर कोई कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हो सकता है कि उसका एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो डिफरेंट आए, वर्सेस अगर हम किसी एक ज़्यादा पावर वाले मशीन के ऊपर सेम एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका मतलब कि टाइम आपका एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि पहली चीज़ तो कि आपकी जो मशीन है उसकी पावर कितनी है, दूसरा है कि उसके ऊपर ऑलरेडी कितने प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। तो टाइम एक अच्छा पैरामीटर यहाँ पे नहीं है इन ऑर्डर टू मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी। तो फिर इसके ऊपर जब काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया गया तो जो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो निकल कर आए, उन्होंने एक टर्म निकाली। एक्चुअली उन्होंने 3 टर्म्स निकाली जिसको हम जानते हैं बिग ओ के नाम से, और एक हमारे पास थीटा नोटेशन होता है, एक हमारे पास ओमेगा नोटेशन भी होता है, राइट। लेकिन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है यहाँ पर वो है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जानने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को। तो मान लीजिए आपके पास है एक एरे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट्स से हमारे पास एक एरे गिवन है हमें, और एरे की जो आपके वैल्यूज़ हैं हम कुछ भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए 19, 31, 48, 54 और 75। इंटेंशन नहीं था, लेकिन बाई चांस ये जो एरे है ये सॉर्टेड बन गया। हालांकि कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला एक्चुअली। टू अवॉइड द कन्फ्यूजन हम इसको रहने ही नहीं देते सॉर्टेड, इसको लिख देते हैं हम लेट्स से 100, और ये आपका हो गया -25। तो अब मुझे नहीं लगता ये सॉर्टेड है। तो एक एरे आपको गिवन है। अब हम एक एरे के ऊपर 2 ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक यहाँ पर साइड में छोटा सा टेबल भी बना लेता हूँ जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये है आपका साइज ऑफ इनपुट। एक्चुअली यहाँ पे लिखने की जगह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, मैं नीचे लिख लेता हूँ साइज ऑफ इनपुट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं काउंट ऑफ ऑपरेशंस। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर देना चाहूँगा। एक एरे आपको गिवन है, मान लीजिए आपके पास है टास्क नंबर 1
यहाँ हम लिख लेते हैं टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 क्या है हमारा? टास्क नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, हमें फिगर आउट करना है। मान लीजिए हमें गिवन है, लेट्स से गिवन है आपको इंडेक्स ऑफ द एरे, एंड जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है, यानी कि आपको रिटर्न क्या करना है? रिटर्न आपको कर देना है वैल्यू एट दैट इंडेक्स। तो आप सोच रहे होंगे बहुत ही सिंपल सा एक एल्गोरिदम है, कुछ नहीं करना। आपके पास एक इंडेक्स पास किया जाएगा, उस इंडेक्स के अगेंस्ट क्या वैल्यू है एरे के अंदर स्टोर्ड, वो आपको कर देना है रिटर्न। तो इस केस में अब मैं आपसे अब कुछ और सवाल पूछना चाहूँगा इसके ऊपर, फॉलोअप क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं। टास्क 1 के ही कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो आपको टास्क 1 को समझने में हेल्प करेंगे। मान लीजिए इस केस में आपका एरे का साइज है 5 एलिमेंट्स आपके अवेलेबल है एरे के अंदर। आपको एक इंडेक्स दिया गया है, मान लीजिए आपको इंडेक्स दिया गया है, सो पहले इसकी इंडेक्सिंग भी कर देते हैं 0 1 2 3 एंड 4, राइट। मान लीजिए आपको इंडेक्स दिया गया है लेट्स से 1, तो कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट 1 इंडेक्स पे जाके जो भी वैल्यू वहाँ पे है उसको आपने कर देना है रिटर्न। तो मैं इसको लिख लेता हूँ काउंट ऑफ ऑपरेशंस 1, क्योंकि एक ही ऑपरेशन है, उसको रीड करके बेसिकली रिटर्न कर देना है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए आपका जो इनपुट का साइज है वो है 5K, यानी कि आपके पास एरे के अंदर 5000 एलिमेंट्स आपको गिवन है। तो उस केस में भी क्या होगा? मान लीजिए अगर 5000 एलिमेंट्स गिवन है और मुझे कैलकुलेट करना है कि कौन सा आपका वैल्यू है एट द इंडेक्स नंबर 4000, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 4000 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मैं एरे के डायरेक्ट 4000th लोकेशन के ऊपर जा सकता हूँ और एक ही ऑपरेशन में हो जाएगा मेरा काम, यानी कि एक ही ऑपरेशन में मैं बता सकता हूँ कि क्या वैल्यू स्टोर है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 500K है एरे के एलिमेंट्स, यानी कि 500,000, बेसिकली 5 लाख, ठीक है। तो अब इतने ज़्यादा अगर एलिमेंट्स हैं तब भी मेरा एक ही ऑपरेशन यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है कि मुझे जस्ट उस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर जाना है, उस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाना है, जो भी वैल्यू वहाँ पे पड़ा है उसको उठा के मुझे कर देना है रिटर्न। तो ये हो गया आपका टास्क नंबर 1। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि जैसे जैसे आपका साइज ऑफ इनपुट यहाँ पे ग्रो भी कर रहा है, जो आपका काउंट ऑफ ऑपरेशंस है वो ग्रो नहीं कर रहा, काउंट ऑफ ऑपरेशन आपका सेम ही पड़ा हुआ है, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव आपका नहीं आ रहा। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ यहाँ पे, अगर हम इसको ग्राफ के टर्म्स में समझना चाहें तो मैं क्या करता हूँ, इस तरफ हम मान लेते हैं आपका साइज ऑफ इनपुट है और इस तरफ है आपका मान लीजिए ऑपरेशंस। अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे कि आप साइज को जितना मर्जी इंक्रीज कर लीजिए, जो आपका ऑपरेशंस है वो आपका एक ही वैल्यू फिक्स्ड है, लेट्स से उसको K मान लेते हैं, और वो जो आपकी वैल्यू है वो है कांस्टेंट एक, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 1 ही वैल्यू होनी चाहिए, हो सकता है यहाँ पे 10 वैल्यू थी, यहाँ पे 10 वैल्यू थी, यहाँ पे भी 10 वैल्यू थी। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है कि जैसे जैसे अगर आप इनपुट का साइज इंक्रीज कर रहे हैं, जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग काउंट ऑफ ऑपरेशंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि जो आपके काउंट ऑफ ऑपरेशंस है वो सेम रह रहे हैं, उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आ रहा। तो एक तरह से आपको कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है यहाँ पे, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस वर्सेस योर साइज ऑफ इनपुट, अगर इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से बोलने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि द रिलेटिव चेंज इन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस और द काउंट ऑफ ऑपरेशंस compared with your size of input, like how exactly your count of operations is growing with the size of input is called as your complexity। तो इस चीज़ को नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्सिटी का। मान लीजिए अगर आपके ज़्यादा साइज हो रहा है इनपुट का, तो उसके साथ ऑपरेशंस में क्या चेंज आ रहा है, क्या वो कांस्टेंट ही रह रहे हैं, क्या वो ग्रो कर रहे हैं। अब कांस्टेंट वाला एग्जांपल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपका जो काउंट ऑफ ऑपरेशंस है वो एक्चुअल में चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो चलते हैं अपने टास्क नंबर 2 के ऊपर। टास्क नंबर 2 में भी हम एक काम करते हैं, एक एरे का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट मी एक्चुअली राइट एरे हेयर, और इस एरे में मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ। मान लीजिए 2 5 -3 1 एंड 4, ये हो गए मेरे एरे के एलिमेंट्स। और यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें एक तरफ मैं लिखने वाला हूँ लेट्स से आपका जो साइज ऑफ इनपुट है, साइज ऑफ इनपुट, इस तरफ मैं लिखने वाला हूं काउंट ऑफ ऑपरेशंस।
अब सेम ही काम हम इधर भी करके देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास मुझे क्या कैलकुलेट करना है इस केस में, मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है सम ऑफ द एरे। तो एरे गिवन है, मुझे इसका निकालना है बेसिकली सम। अगर मुझे इसका सम निकालना है तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि मुझे सबसे पहले इस पर जाना होगा, 2 के ऊपर जाना होगा मुझे, और मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक टोटल करके एक वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा जिसका मैं मान लूँ मैं इनिशियल वैल्यू 0 लेकर चल रहा हूँ, राइट। तो अब टोटल मेरे पास आ गया, टोटल को 0 मैंने मान लिया। उसके बाद मैं फर्स्ट एलिमेंट पे गया, यानी कि इंडेक्स नंबर 0, 1, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर दूँ 3 और 4, तो सबसे पहले इंडेक्स 0 पर मैं गया, मैंने उसकी वैल्यू को रीड किया, जो भी उसकी वैल्यू थी उसको मैंने टोटल के अंदर कर दिया ऐड, यानी कि इसमें +2 हो गया। उसके बाद मैं गया नेक्स्ट पे, +5 हो गया। उसके बाद मैं गया नेक्स्ट पे, -3 हो गया। उसके बाद मैं गया नेक्स्ट पे +1 और +4, यानी कि जितने मेरे एलिमेंट्स थे मेरे को उन सबको रीड करना पड़ा। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे उनको रीड करने के लिए, एक तरह से अगर आप समझें इसको। यानी कि यहाँ पर हमने कितना एग्जाम्पल लिया, हमने 5 का एग्जाम्पल लिया कि अगर आपका 5 है तो आपको 5 ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। ऑपरेशंस हम किसको बोल रहे हैं, जब आप रीड करने जा रहे हैं वैल्यू को, राइट। यानी कि अगर इसको आप समझेंगे तो बेसिकली यहाँ पर एक फॉर लूप लगेगा, फॉर i इन रेंज, लेट्स से जितना भी आपका जो लेंथ ऑफ एरे है, और मान लीजिए आपका कोई टेम्प था जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू 0 रखी थी, टेम्प प्लस इक्वल्स हो जाएगा आपका एरे ऑफ i। तो यानी कि इसमें फॉर लूप लगाने का क्या मतलब है कि जो भी आपकी लेंथ है एरे की, उतने ही आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। यानी कि अगर आपकी जो एरे की जो साइज है वो n है, तो जो आपका काउंट ऑफ ऑपरेशंस हो जाएगा वो भी हो जाएगा n। यानी कि अभी हमने 5 का एग्जाम्पल लिया, अगर ये 5000 होंगे तो आपके ऑपरेशंस भी 5000 हो जाएंगे। अगर ये हो जाएंगे आपके 5 लाख तो आपके ऑपरेशन भी हो जाएंगे 5 लाख। सो बेसिकली जैसे जैसे आपका साइज ऑफ इनपुट ग्रो कर रहा है, आपका काउंट ऑफ ऑपरेशंस भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है। इस चीज़ को अगर मुझे आपको एक ग्राफ की हेल्प से समझाना है तो एक बढ़िया सा मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। लेट्स से इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा, यानी कि एक तरह से ये लीनियर ऑपरेशन हो गया, और इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलते हैं O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैं बोल रहा हूँ O ऑफ n, मेरा एक्चुअल में इसको बोलने का मतलब है बिग O ऑफ n। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम सिर्फ बिग O कॉम्प्लेक्सिटी को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और बिग O कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा अपर बाउंड्स की बात करती है। अपर बाउंड्स का मतलब है कि आपका इससे जो ज़्यादा है वो नहीं होगा किसी भी इसका कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि अगर हमने O ऑफ n की बात करी तो मतलब ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ये चेंज नहीं होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये हो गया आपका सिंगल फॉर लूप का केस, यानी कि जितना आपका साइज ऑफ इनपुट ग्रो कर रहा है उसी हिसाब से हमारे उसके प्रोपोर्शन में ही हमारे जो आपके काउंट ऑफ ऑपरेशंस हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप आई होप इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो काउंट ऑफ ऑपरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा जो टास्क है वो चेंज हुआ, अभी हमें सम फिगर आउट करना है, तो उस केस में क्या हुआ, हमारा काउंट ऑफ ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे वो भी बढ़ना शुरू हो चुका है, राइट। अब मैं इसको और ज़्यादा आपके लिए ईजी बनाने के लिए, या फिर आपके आई वुड से कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे अपना टास्क नंबर 3 का एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ये हो गया हमारा टास्क नंबर 3। अब मान लीजिए टास्क नंबर 3 में भी मुझे एक एरे ही गिवन है। लेट्स से मेरे पास है एक एरे, इसमें हम कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 6, लेट्स से 12, उसके बाद 8, 5 एंड 3। ये सब वैल्यूज मेरे पास गिवन है। अब मेरे पास जो टास्क है उसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है, दैट व्हाट इज इट दैट आई वांट टू अचीव। इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट फॉर एवरी एलिमेंट रिटर्न द काउंट ऑफ एलिमेंट्स less in value than the value of element itself। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या करना है। टास्क क्या कह रहा है, टास्क कह रहा है कि आपको हर एलिमेंट को विजिट करना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि उससे कम कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस एरे के अंदर। तो इस केस में भी हम अपना सेम वही टेबल बनाते हैं, जहां पर हम एक तरफ लिखने वाले हैं, क्या लिखा था सबसे पहले हमने, साइज ऑफ इनपुट और उसके बाद काउंट ऑफ ऑपरेशंस, राइट। ये आ गया आपका साइज ऑफ इनपुट
और ये हो गया आपका काउंट ऑफ ऑपरेशंस। तो चलिए इस केस में देखते हैं अब क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ कोर्स आप 6 पे जाएंगे, लेकिन अब आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअल में 6 से यहाँ पर छोटे हैं। तो अगर आपको सारे एलिमेंट्स फिगर आउट करने हैं जो 6 से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली आपको सारे एलिमेंट्स के पास एक एक बार जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या आप 6 से छोटे हैं या नहीं हैं। 12 कहेगा कि मैं नहीं हूँ, 8 कहेगा कि मैं नहीं हूँ, 5 कहेगा मैं हूँ, 3 कहेगा मैं हूँ। तो जो आपका काउंट है वो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हमें ऐसे मिल चुके हैं जो कि आपके 6 से छोटे हैं। उसके बाद बारी आएगी 12 की, जब आप 6 को प्रोसेस कर लोगे। अब 12 के केस में क्या होगा, 12 के केस में अगेन आपको 6 के पास जाना पड़ेगा। 12 के पास आप नहीं जाएंगे क्योंकि उसी को ही आप चेक कर रहे हैं, राइट। 6 के पास आप जाके आप पूछेंगे कि क्या आप 12 से छोटे हैं, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल हूँ, 1 हो जाएगा यहाँ पे काउंट। 8 के पास जाएंगे, वो भी कहेगा कि बिल्कुल है, तो 2 हो जाएगा काउंट। 5 भी हाँ कर देगा, 3 हो जाएगा, और 3 भी हाँ कर देगा, तो काउंट हो जाएगा आपका 4। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि एक एलिमेंट के बारे में, यानी कि एक एलिमेंट का रिजल्ट फिगर आउट करने के लिए मुझे दोबारा से सारे एरे के पास जाना पड़ रहा है। यानी कि अब जब मैं 12 के बारे में भी बात कर रहा था, तो 12 के बारे में रिजल्ट जानने के लिए मुझे सारा एरे दोबारा से ट्रैवर्स करना पड़ रहा था। यानी कि अब इसमें समझना क्या है, आपके पास n एलिमेंट्स थे टोटल, राइट, और एक एलिमेंट का रिजल्ट पता करने के लिए आपने ट्रैवर्स किए n एलिमेंट्स। आप n-1 भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ खास उसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम वो जो खुद एलिमेंट है उसको ट्रैवर्स इस केस में नहीं कर रहे, राइट। तो वी कैन एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज्यूम कि n ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, लेट से 1 करोड़ n की वैल्यू है, तो कोई खास फर्क वहाँ पे नहीं पड़ने वाला -1 करने से, राइट। तो अब जब आपका 1 एलिमेंट है तो उसके लिए आपको n एलिमेंट्स ट्रैवर्स करने पड़ रहे हैं, राइट। सिमिलरली जब आपके 2 एलिमेंट्स के बारे में आपने रिजल्ट को जानना है तो वो हो जाएंगे आपके 2n। जब 3 एलिमेंट्स का आपने रिजल्ट जानना है तो वो हो जाएगा 3n। और सिमिलरली ऐसे करते करते अगर आपको k एलिमेंट्स का जानना है रिजल्ट, तो वो आपका हो जाएगा kn। अब मान लीजिए अगर k की वैल्यू n ही है तो ये आपका हो जाएगा n टाइम्स n, विच इज़ फर्दर इक्वल टू n स्क्वायर। अब इस चीज़ का अगर आप कोड भी देखेंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपकी लगने वाली हैं 2 फॉर लूप्स, यानी फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप आपकी चलने वाली है। और आपने ये चीज़ काफ़ी बारी सुनी भी होगी कि अगर आपकी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होती है तो मोस्टली उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो O ऑफ n स्क्वायर आता है। आई होप आपको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि वो n स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि जो भी आपके n एलिमेंट्स एरे के गिवन है वो हर एलिमेंट के लिए रिजल्ट काउंट करना है, तो आपको दोबारा से सभी n एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। यानी कि एक रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको n एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। तो अगर आपको n रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं तो वो आपका हो जाता है n स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही सिंपल से यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका 5 इनपुट है, आपको 25 ऑपरेशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू फेच द रिजल्ट्स, क्योंकि हर n के लिए आपको n स्क्वायर ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। सो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर आपका जो इनपुट है वो n से इंक्रीज होगा तो जो आपके ऑपरेशंस है वो n स्क्वायर से इंक्रीज होंगे। तो आई होप आपको ये तीनों टास्क में मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ चुका है। अब मैं दोबारा से एक बार जाना चाहूँगा जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको डायग्राम दिखाया था। तो ये है आपकी डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़। हालांकि एक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मिसिंग है, वो है आपकी कांस्टेंट टाइम, उसको भी हम बना देते हैं। इसको हम मान लेते हैं O ऑफ 1। O ऑफ 1 का ये मतलब नहीं कि एक ही ऑपरेशन है, O ऑफ 1 का मतलब ये है कि मान लीजिए 10 ऑपरेशन तो 10 ही हैं, यानी कि कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट। तो ये है आपकी डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़। जो सबसे फास्टेस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे जो एटलीस्ट इन गिवन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में है वो है आपकी O ऑफ log n। O ऑफ log n क्या करती है, जो आपका रिजल्ट है, यानी कि अगर आपका जो इनपुट का साइज n है तो वो रिजल्ट आपका कैलकुलेट कर लाती है O ऑफ log n ऑपरेशंस के अंदर। अब log n का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है कि मान लीजिए आपके 1000 साइज है इनपुट का, तो log ऑफ 1000 क्या होगा, बेस हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं, तो 10 रेज टू द पावर क्या होता है, जिससे कि 1000 आ जाता है, आई थिंक दैट इज 3, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाता है आपका 1000। तो यानी कि आपको 3 ऑपरेशंस लगेंगे। यानी कि अगर आपका इनपुट का साइज 1000 है और अगर आपको सिर्फ 3 ऑपरेशंस लग रहे हैं तो उस सिनेरियो में हम कहते हैं कि लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस सिनेरियो में। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से किसी वैल्यू को फेच करना
दैट इज लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है उसमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर आइट्रेशन के अंदर हम हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को कर देते हैं रिजेक्ट। बाइनरी सर्च का भी यही सिनेरियो होता है, बाइनरी सर्च में भी आपका जो लॉगरिथमिक टाइम आपको मिलता है। सिमिलरली O ऑफ 1 कहाँ पर होती है कॉम्प्लेक्सिटी? मान लीजिए आपको एक हैश मैप या फिर एक डिक्शनरी गिवन है, उसकी हमें बेसिकली उसका की गिवन है, उसकी वैल्यू हमें फैच करनी है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ 1। क्योंकि आपकी जो डिक्शनरी है या फिर जो आपका हैश मैप है उसका साइज कितना भी हो जाए, जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है वो चेंज नहीं होता, यानी कि इनपुट के साइज के इंडिपेंडेंट है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आए जहां पर आपके पास इनपुट का साइज कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको O ऑफ 1 में रिजल्ट चाहिए, तो आप हमेशा यूज करेंगे एक हैश मैप या फिर एक डिक्शनरी, क्योंकि वही आपको कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है O ऑफ 1 की। O ऑफ n हमने अभी भी डिस्कस किया कि जितने आपके लेट्स से इनपुट का साइज है, अगर उतने ही ऑपरेशंस आपको लग रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ n। n log n में क्या होता है कि आपकी n तो होती है, साथ में एक log n एलिमेंट आपका और यहाँ पर ऐड हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसके बारे में हम बात करेंगे जैसे ही हम कुछ एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग में क्विक सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है n log n। वो कैसे होती है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हम बात करेंगे क्विक सॉर्ट की, या फिर और भी ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिनकी n log n होती है बेसिकली। सो सिमिलरली n स्क्वायर का क्या मतलब है कि फॉर एवरी n ऑपरेशंस फॉर एवरी n इनपुट साइज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैपेंस टू बी n स्क्वायर। तो उस केस में हम बोलते हैं दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ n स्क्वायर, राइट। और 2n अगर आप देखें तो ये आपकी एक एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉगरिथमिक से बिल्कुल उल्टी है, ये बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल वे में आपकी एक्सपेंड कर रही है। इसके ऊपर भी अगेन अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम तब बात करेंगे जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सिमिलरली आपकी n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो वो सबसे ज़्यादा एटलीस्ट इन गिवन जो आपके डायग्राम में विजिबल है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे कि n फैक्टोरियल सबसे ज़्यादा वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को एक बार और समझ लेते हैं कि जब आपका इनपुट का साइज चेंज होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके जो काउंट ऑफ ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं टू गेट टू द आउटपुट, वो किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, किस रेट पे चेंज हो रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। और इंडस्ट्री में हम हमेशा बात करते हैं बिग ओ नोटेशन के बारे में, जो कि हमें हमेशा अपर बाउंड रिटर्न करता है। एंड वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो अपर बाउंड है वो क्या होगा, कि व्हाट वुड बी द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ गिवन टास्क। अब इसी के साथ मैं एक चीज़ यहाँ पर और डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि इतना फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा। कि मान लीजिए अगर आपके प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि जो आपका इनपुट साइज है इट इज़ नेवर गोइंग टू एक्सीड लेट्स से 100, तो उस केस में हो सकता है कि आपको एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत ना पड़े आपको, क्योंकि जब भी आप किसी एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करने जाएंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ सकता है। कैसे लिखना पड़ सकता है तो उसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जैसे ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको इनपुट में क्या कंस्ट्रेंट्स गिवन है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पर एफिशिएंट रहेगा, कि आपको O ऑफ n को यूज़ करना चाहिए या फिर O ऑफ n स्क्वायर को यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने ये देखा था टास्क नंबर 3 जिसमें हमें बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी O ऑफ n स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको n की वैल्यू गिवन है कि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो n स्क्वायर कितना हो गया 100। तो इस केस में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, मतलब 100 ऑपरेशंस परफॉर्म करने में आपके कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस केस में आप अपना दिमाग पे जोर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसको आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको गिवन है कि n की जो वैल्यू है वो है समथिंग लाइक लेट्स से 10 रेज़ टू द पावर 8, और उस केस में जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है n स्क्वायर, तो वो एक चिंता का विषय डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू इतनी लार्ज है कि n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अगर आप बात करें कि टिपिकल जो आपके इंटरव्यूइंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे लीड कोड, वहाँ पे आपको TLE मिल जाएगा, दैट इज टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं और भी डिस्कशन करूँगा, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए कि कब कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना है कब नहीं करना है। इस चीज़ का हमेशा पहले ये देखिए कि आपको n की वैल्यू गिवन क्या है, क्या कंस्ट्रेंट्स क्या हैं प्रॉब्लम के। तो हमेशा हमें किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज नहीं करना होता। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको ये रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी आई वुड से आपका माइंडसेट क्या है इन चीज़ों में। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सॉर्ट करना है तो हमेशा ही आप कहेंगे कि जी क्विक सॉर्ट इज़ द बेस्ट। आप पहले इंटरव्यूअर से ये भी पूछ लीजिए
कि भाई व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हो सकता है बंदा कहे कि जी सिर्फ 10 ही एलिमेंट्स है एरे के अंदर, या फिर आपका इंटरव्यूअर कहे कि मान लीजिए सिर्फ आपके जो भी एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 2 ही तरह के हैं, या तो 1 है पूरे एरे में या फिर 2 है। तो वैसे सिनेरियोज में हम बात करेंगे कि उसको सॉर्ट करने के लिए आपका O ऑफ n में भी कभी कभी काम बन जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, बट एट द सेम टाइम किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने से पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझिए कि उस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, और उसके हिसाब से ही कैलकुलेट कीजिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब इसके बाद जो भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं एल्गोरिदम्स के ऊपर, उसमें मैं अक्सर आप लोगों को बताऊंगा कि उस स्पेसिफिक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो जब भी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, आई होप आप समझ चुके हैं कि मैं इसी वीडियो में जो मैंने आपको ये रेफरेंसेस दिए हैं मैं इन्हीं की ही बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर अ गिवन इनपुट साइज हाउ एग्जैक्टली लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द काउंट ऑफ ऑपरेशंस, और अगर आपका इनपुट साइज चेंज होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो कैसे चेंज होगा। इससे आपको पता चल जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये नहीं बताती कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा या फिर ये कितनी मेमोरी लेगा, ये सिर्फ बात करती है बेसिकली कि इन टर्म्स ऑफ काउंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑब्वियस है कि अगर किसी एल्गोरिदम में ज़्यादा ऑपरेशंस लग रहे हैं तो उसका मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ये सिर्फ हमें इतना बताता है। अच्छा, सिमिलर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जहां पे आपको स्पेस रिजर्व करना पड़ता है कुछ वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि जो आपका टोटल है, टोटल इक्वल्स टू 0 था, एक वेरिएबल लिया था हमने, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द एरे हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ी थी। तो यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वॉज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब O ऑफ 1 या फिर बिग O ऑफ 1, राइट, क्योंकि आपकी स्पेस चेंज नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड इस केस में क्या था, अगर हम बात करें, फॉर एवरी एलिमेंट रिटर्न द काउंट ऑफ एलिमेंट्स लेस इन वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इटसेल्फ। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में आपको एक और एरे यहां पर मेंटेन करना पड़ रहा है जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। तो इस जो ये वाला एरे है ये बेसिकली आपका रिजल्ट को स्टोर कर रहा है, यानी कि हम इसी एरे को यूटिलाइज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, हमने अपने आप से एक एरे सप्लाई किया और उस एरे का कितना साइज है, जितना साइज आपका इनपुट एरे का है। सो हमारे एल्गोरिदम को परफॉर्म करने के लिए हमें जो भी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए किसी भी एल्गोरिदम के अंदर, वो बताता है कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो अब मान लीजिए अगर हमें उतना ही स्पेस चाहिए जितना आपके इनपुट का साइज है बेसिकली, तो हम बोल देते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n है। अब सिमिलर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मान लीजिए आपको n एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए अगर आपको n² स्पेस चाहिए, यानी कि अगर आपको एक 2D मैट्रिक्स चाहिए बेसिकली, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो उस केस में आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी आपकी O ऑफ n²। यानी कि ये बिल्कुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ही जैसे चलता है, बट बात होती है यहाँ पर स्पेस की, कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे ही आपका इनपुट साइज चेंज हो रहा है, आपका जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, दैट डिफाइंस योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब भी कोई भी एल्गोरिदम की बात हो, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी उसमें, उनको हम जानने वाले हैं। एक को हम जानते हैं TC के नाम से यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से, दूसरा है आपका SC यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और दोनों को ही हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं बिग O नोटेशंस के अंदर। सो इट कुड बी O ऑफ 1, O ऑफ n एंड सो ऑन, जो भी हमने आपको डायग्राम में दिखाया है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ हद तक क्लियर हुए होंगे, और कुछ डाउट्स अगर आपको रह गए हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे या फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे, राइट। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे डे टू डे बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन करके हमारे कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और वहाँ पर होता क्या है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है, वीडियो का फीडबैक देना ईजी हो जाता है, और जो भी हमारे कम्युनिटी के इंटरनल इवेंट्स होते हैं उनका आप पार्ट बन सकते हैं, हमारे साथ आप चीज़ों को सीख सकते हैं। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।